हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हम उठाए हुए हैं एनसीईआरटी से। यानी आज हम लोग चर्चा करेंगे कितना इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी हमारे प्रिपरेशन के लिए और किस तरह से एनसीईआरटी के महत्व को हम समझ सकते हैं। हम इसमें करेंगे चैप्टर वाइज, क्लास वाइज उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उस तरह के पैटर्न्स का आपको भी लाभ मिले। किस चैप्टर किस क्लास में और कौन से एनसीईआरटी से, फॉर एग्जांपल न्यू या फिर ओल्ड वाले एनसीईआरटी कहाँ से पूछा गया, उस पर हम लोग करेंगे चर्चा इस वीडियो में। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज ये पहला क्वेश्चन जो है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ बेड मेकिंग इंडस्ट्री इन द संगम एरा यूजिंग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैज़ बीन फाउंड इन कुड्डू मनाल। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको करेंगे। इंग्लिश में आपके समक्ष क्वेश्चंस रहेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम्स वाले को इसके लिए आसानी हो। पुरातात्विक खोज पर आधारित है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है कि संगम एरा में कुछ प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स को लेकर के बेड मेकिंग जो होता था, इसके कुछ साक्ष्य कोडुमंडल में पाए गए हैं। ये भारत के किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। और यहाँ आप ब्रैकेट में देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ मेंशन्ड है कि ये चैप्टर 2 है, क्लास 12 नए वाले एनसीईआरटी का। तो ये प्रश्न लिया गया है चैप्टर 2 क्लास 12 और जो एनसीईआरटी का है प्रारूप वो नया वाला एनसीईआरटी है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। सो ये बेड मेकिंग के बारे में पूछ रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य और युग जो है वो संगम युग है। तो किस तरह से आप इस प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो का प्रयोग करके बनाया जाता था और ये जो साक्ष्य मिले हैं ये अभी कोडुमनाल में मिले हैं, बताना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस जनरली मिलता नहीं है आपको स्टैटिक क्वेश्चंस में, मतलब स्टैंडर्ड बुक में। हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल एनसीईआरटी के महत्व को समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे शब्दों का उतार चढ़ाव जो होता है वो प्रभावित करता है क्वेश्चंस को। कई ऐसे प्रश्न होते हैं यूपीएससी में स्पेशली जहाँ लगता है कि स्टैंडर्ड बुक में तो इसकी चर्चा ही नहीं की गई है। स्टैंडर्ड बुक लिखते समय केवल उन चीज़ों को समझा दिया गया अच्छे तरह से, शब्द बाई शब्द उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यही उद्देश्य है हमारे इस एनसीईआरटी का। फिलहाल इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। कोडुमनाल जो है वो तमिलनाडु में है। तो पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, लिया गया है क्लास 12 से एनसीईआरटी से। इसमें अब आप देखेंगे तो बेड मेकिंग, संगम एरा, कोडुमनाल, ये सब वो कीवर्ड्स है जो हमें फाइंड आउट करने हैं और इसी के ऊपर हम लोगों को करना है काम एनसीईआरटी पढ़ते समय। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उन शब्दों को, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स दो प्रकार से लिखी जाती है। या तो लिखी जाती हैं कि आप जानते हैं चीज़ों को, स्पेशली उसके शब्द वगैरह को तो स्टैंडर्ड तरीके से बता दिया जाता है, या फिर केवल ये करने के लिए कि एक्सप्लेनेशन बेहतर हो, इस पे काम किया जाता है। परंतु जो वास्तविकता है वो एनसीईआरटी में कुछ थोड़ा अलग रहता है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे टर्म्स जो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड रहते हैं। कई बार हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। हम लोग आते हैं फ्रेंड्स अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। विथ रेफरेंस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ excavation of mound, which among the following statements is are correct? माउंड को रेफरेंस करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच रेफरेंस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ माउंड, विच among the following statements is और आर करेक्ट। चैप्टर 3 है, क्लास 11 का, ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला लाइन है वर्टिकल एक्सकेवेशंस रिजल्ट्स इन अनकवरिंग द period wise sequence of cultures. The second one is horizontal excavation is generally confined to entire or part of a particular site. ये दो लाइन यहाँ पे दिए गए हैं। एक बात कर रहा है वर्टिकल एक्सकेवेशन के बारे में और कह रहा है कि इससे पीरियड वाइज जानकारी मिलती है संस्कृति की, जबकि हॉरिजॉन्टल से हमें जनरली पार्टिकुलर साइट के बारे में पता चलता है। अब कोड्स के आधार पर ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो 1 ना तो 2। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके उत्तर को। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ माउंड,
माउंट के ऊपर फोर्स किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो पहला जो कह रहा है कि वर्टिकल एक्सकेवेशन से उसके पीरियड वाइज का पता चलता है, ये तो सही है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन से पार्टिकुलर साइट्स के बारे में पता चलता है, तो ये भी सही है। इसलिए अच्छा यहाँ पे वर्णन किया गया है इंटायर और पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर साइट, तो दोनों ही सही हो जाएगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगातार करेंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत आसान है, पूछ रहा है द एक्सकेवेशन ऑफ चनहुद्रो वाज डायरेक्टेड बाई। अभी चनहुद्रो हम लोगों ने हड़प्पा साइट्स में पढ़ा है। चनहुद्रो बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आता है। ये क्लास 12 के चैप्टर 1 दिया गया है, बुक है नया वाला NCERT। एक्सकेवेशन ऑफ चनहुद्रो वाज डायरेक्टेड बाई एंड सिंपल देयर आर 4 ऑप्शंस। आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा मक्के, JH मक्के, JH मकाय, जॉन मार्शल, REM व्हीलर और ऑरल स्टेन अगला थे, लेकिन इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको JH मक्के। चनहुद्रो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा साइट्स का, और इस तरह से इस साइट्स पे मीन्स हड़प्पा साइट्स पे ये बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। चनहुद्रो, दैन वनावली, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इन सब साइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो बात कर रहा था चनहुद्रो की खुदाई का निर्देशन किसने किया था, जॉन मैक्के, ये सही उत्तर होगा इनका। अब हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, 2 इंडियंस हु वेयर एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2 भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से जुड़े रहे। चैप्टर 4 है ये, क्लास 11 का, ओल्ड NCERT से उठाया गया है। CGPSC में ये प्रीलिम्स में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला राखाल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, B जॉन मार्शल एंड ईश्वरी प्रसाद, C आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रंगनाथ राव, D माधव स्वरूप वत्स एंड UB राव। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो आप सोर्स देखें, सोर्स है चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 ओल्ड NCERT से लिया गया है। ये चंडीगढ़ PCS में ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2003 में, प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चंस थे। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से कौन जुड़े हुए हैं, राखाल दास बनर्जी या दयाराम साहनी, ये बताइएगा। ये हम लोग को बिगिनिंग से भी मिल जाते हैं, बहुत पहले से भी ये जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे RD बनर्जी और दयाराम साहनी के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, बहुत आसान था। 2 भारतीयों के बारे में बताना था जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया। और एक चीज़ है, अगर जिन प्रश्नों के उत्तर में आपको डाउट हो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जिनके उत्तर आपको पता हो वो कोशिश कीजिए वीडियो में आंसर बताए जाने के पहले आप उसे वहाँ एक्सप्लेन कर दें, ताकि एक तो ये आपके रिवीजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाए, और दूसरा आपको ये भी पता चलते रहे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कुछ किस हद तक बेहतर हुआ है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 भारतीय जो जुड़े हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 ओल्ड NCERT से है। चंडीगढ़ PSC में पूछा गया है ये प्रीलिम्स 2003 में। सो अब हम लोग आते हैं आगे। लेकिन हाँ, अगर NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं और NCERT के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आप अपने सेल्फ मेहनत से इस पे जिन ऑप्शन को इससे रिलेटेड दिया गया है, कुछ कोशिश किया गया है इस पूरे में हम लोग उन ऑप्शंस को ही आपको प्रोवाइड करें जो ऑप्शंस नेसेसरी है और जो ऑप्शन जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ सर जॉन मार्शल है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है, रंगनाथ राव है, माधव स्वरूप वत्स है, UB राव है। तो आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इनके बारे में भी पढ़ लें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। विथ रेफरेंस टू जॉन मार्शल्स स्टेंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से, क्लास 12 न्यू NCERT। परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है जॉन मार्शल के। विथ रेफरेंस टू जॉन मार्शल के परिप्रेक्ष्य में बताना है, जब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे भारत के, तो उनसे जुड़े हुए इसमें सही कथन की पहचान करनी है।
3 कथन दिए गए हैं, इसी 3 कथन से हम लोग को सही कथन को चुनना है। सो द फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग हिज स्टिंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड। इन्हीं के कार्यकाल के समय में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी। ही रिकॉग्नाइज्ड while excavating that it was necessary to follow stratigraphy of the site। stratigraphy of the sites, इसके लिए ये जाने जाते हैं, ये stratigraphy of the sites के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है he brought his experience of working in Greece and Crete to India। तो इन्होंने अपने पुराने अनुभवों को भारत तक कैरी किया था। अब ये हम लोगों को इस 3 लाइन में ढूंढने हैं। कोड्स आगे यानी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। अगर आपको फ्रेंड्स इसमें लग रहा हो कि शायद से क्वेश्चंस थोड़ा सा उच्च स्तर का हो जा रहा है या थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और बहुत कम समय भी लगता है, बहुत कम समय में आप इसे पढ़ सकते हैं। अपने रूटीन में अगर आप 1 घंटा इंक्रीज कर दें तो आप उससे ही इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल इसका उत्तर होगा 1 और 3, क्योंकि जो दूसरा लाइन है ही रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल एक्सकेवेटिंग स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट्स, ये लाइन सही नहीं है। तो पहला और तीसरा लाइन सही है, उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले मैं बात कर रहा था कि आप केवल 1 घंटा अपना नया ऐड कर दे तो आप इसमें बहुत बेहतर तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो एनिशिएंट इंडियन का जो हिस्ट्री था, जो हम लोगों ने एनसीईआरटी से उठाया, 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न थे जो अभी हम लोगों ने हल किए, ये पाँचों के पाँचों प्रश्न जुड़े हुए थे पुरातत्व से। अब आते हैं क्वाइंस से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन 1st century AD has been reconstructed on the basis of study of several thousands copper coins issued by। तो पंजाब और हरियाणा के इतिहास से जुड़ा पूछा है और कॉपर कॉइन्स का वर्णन करता है। कॉपर कॉइन्स जिसको इशू किया था किसने? ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ कन्नवा, ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ युद्धया, ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ गंधर्वा एंड कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। सही उत्तर हो जाएगा ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ युद्ध्या। अब इसमें ये जो आप कन्नव वंश, युद्ध वंश, गंधारा, कश्मीर, ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में इसमें नहीं मिलते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं इसमें इसको कवर नहीं किए जाते हैं। तो इसी सब के लिए मतलब उद्देश्य यही है कि हम देख पाए कि कहाँ कहाँ हमारा एनसीईआरटी मदद करता है। तो ये थे क्वाइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे दिक्कतें आने, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि बहुत सारा दिक्कत ऐसा अगर फील हो रहा है, जैसे ये युद्धा क्या था, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एक बार। और प्योर गोल्ड्स के सबसे पहले सिक्के चलाने वाले कुशांश लोग थे, ये तो जानते ही हैं। तो सिक्के से जुड़े जो कुछ इम्पोर्टेंट राजा रहे आप उनको याद कर ले। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू द कॉइन्स इशूड इन एनिशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। अब पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 के ओल्ड एनसीईआरटी से उठाया गया है। विथ रेफरेंस टू द कॉइन्स, सिक्कों के परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को बनाना है। इशूड इन एनिशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत में जारी किए गए, इससे कौन सा कथन गलत है। पहला है, एनिशिएंट कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड हो गया सीसा, इससे बनते थे सिक्के। प्राचीन सिक्के जो है वो इनसे बनाए जाते थे, जिसमें सिक्का को भी सम्मिलित किया है। दूसरा लाइन कह रहा है, क्वाइन मोल्ड्स ऑफ बर्न्ड क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स इन इंडिया। एंड द थर्ड वन इज, द क्वाइन मोल्ड्स बिलोंगिंग टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन लार्जेस्ट नंबर। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। पहला लाइन है, प्राचीन जो सिक्के होते हैं वे बने हुए होते थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड्स के। दूसरा है, क्वाइन
मॉल्ड्स जो बर्न्ड क्ले मिले हैं ये भारत में बड़ी संख्या में मिले हैं। तीसरा है द क्वाइन मॉल्ड्स बिलोंगिंग टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड इन लार्जेस्ट नंबर, बड़ी मात्रा में पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि उत्तर गुप्त काल से मिला है। तो ये 3 है, कोड्स दिए हुए 1 to 2 ओनली 3 1 to 3, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि इसमें पहचानना था कि गलत है, तो गलत में हो जाएगा आपको केवल 3 गलत है। पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंत में बड़ी मात्रा में सिक्के के मोल्ड्स मिले हुए हैं, ये गलत है, जबकि पहला तो सही ही है, कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड लीड्स के होते थे, और क्वाइंस जो है वो इसके बर्न्ड क्ले बड़े मात्रा में भारत में मिले हैं। क्वाइन के क्वाइन मोल्ड्स के बर्न्ड क्ले बड़े मात्रा में भारत में मिले हैं, तो ये सही है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्वाइंस पर ही आधारित है। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाइंस इन एनिशिएंट इंडिया। चैप्टर 3 क्लास 11 और ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। इस स्टेटमेंट्स को 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके बाद पता करना है कौन सा सही है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सही है। प्राचीन भारत से लिया गया है ये प्रश्न। ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर 3 क्लास 11 से है। सो द फर्स्ट लाइन इज द क्वाइंस मेंशन्ड द नेम्स ऑफ किंग्स, गॉड्स और डेट्स। तिथि, राजा और ईश्वर का वर्णन मिलता था। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वाइंस आर इशूड बाय द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड goldsmiths with the permission of ruler. Coins are issued by the guilds of merchants and goldsmiths with the permission of ruler. Number 3, coins of major dynasties have been catalogued and preserved in various museums in India. And the fourth number is coins belonging to the Harappa civilization carried symbol of humped bull. तो ये 4 है। पहला कह रहा है कि राजा, भगवान और तिथि अंकित होती थी। दूसरा कह रहा है कि क्वाइंस जो है वो मर्चेंट्स जो होते थे, उसके जो गिल्ड्स होते थे वे और सुनार शासक के परमिशन से सिक्के जारी करते थे। तीसरा कह रहा है कि क्वाइंस ऑफ मेजर डायनेस्टीज हैव बीन कैटलॉग्ड एंड प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम्स इन इंडिया। और चौथा ये जो हम्प्ड बेल का बात कर रहा है, मतलब सांड जिसको हम लोग बोलते हैं, कुबर वाला बैल। फोर्थ जो कह रहा है वो क्वाइंस जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम्प्ड बुल के मिले हैं। अब इसमें से पहचानना है हमको सही उत्तर कौन सा है। तो 1, 2 और 4 ये तो खैर गलत हो जाएगा, करेक्ट पहचानना है। सो 10 जो सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी कि क्वाइंस ऑफ मेजर डायनेस्टीज हैव बीन कैटलॉग्ड एंड प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम इन इंडिया, ये सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होता है सी। इसमें पूछा गया था कौन सा उत्तर सही है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। उसके पहले फ्रेंड्स एक चीज़ है कि अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप सीधे हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट्स लग रहा हो तो हम उसे क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो नंबर्स दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ नंबर्स जो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप इस नंबर से भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 पे, जो कि है एक क्या कहते हैं उसको, सूची को मिलान करना है। एक इंडेक्स दिए गए हैं, उसको मिलान करके और फिर सही उत्तर पता करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स करेक्टली एंड चूज़ द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्वाइंस दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बात की गई है। लिस्ट 1 ABCD है, लिस्ट 2 1 2 3 4 है, फिर नीचे कोड्स दिए गए हैं, इसमें कौन से सही है इसको मैच करना है। सो लिस्ट 1 कह रहा है नेम्स ऑफ किंग्स एंड डेट्स ए। बी कह रहा है मोर सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड क्वाइंस। सी कह रहा है रिलीजियस सिंबल्स एंड गॉड्स, और डी कह रहा है क्वाइंस यूज्ड फॉर डोनेशंस। वहीं जो मैच करने वाला है हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शंस में, पहला कह रहा है फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, रूलिंग डायनेस्टीज एंड देयर एक्सटेंट,
सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री और आर्ट एंड रिलीजन। तो सबसे पहला देखते हैं नेम्स ऑफ किंग्स एंड डेट्स। तो राजा के नाम और उसके तिथि के बारे में वर्णन होता था। तो इसमें ये सही है कि रूलिंग डायनेस्टी जो होता था उन्हीं के राजा को लिया जाता था। रूलिंग डायनेस्टी से जो आते थे उन्हीं का वर्णन होता था। ये पहला जो मैच्ड हो रहा है। मोर सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ये इसको सूचित करता है कि इसका मतलब है कि इस समय व्यापार फ्लरिश कर रहा था। सो ए का 2 और बी का 1 ये हमारा मैच हो गया है। तो अगर हम आएंगे तो सी को छोड़ करके और किसी में ऑप्शन है नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिलीजियस सिंबल्स एंड गॉड्स, तो ये आर्ट एंड रिलीजन से जुड़े हुए हैं। एंड कॉइन्स यूज्ड फॉर डोनेशन, तो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री को संबोधित करता है। तो इस तरह से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 9th का। सो बिल्कुल भी प्रश्न हार्ड नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था। राजा के नाम और डेट अंकित होते हैं तो ये रूलिंग डायनेस्टीज़ के बारे में बता रहा है। सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड ट्रेड्स के बारे में बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग करेंगे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन से जुड़े हुए। तो फ्रेंड आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। इनमें से किस मटेरियल्स पे सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, मैंने लिखे हुए मिले हैं। कॉपर, आयरन, स्टोन और वुड। तो हम लोग जानते हैं ये स्टोन है, गुफा वगैरह पे लिखा जाता था और पाषाण काल में ही ये शुरू हुआ था। सो स्टोन जो है ये सही उत्तर होगा। सो इसका जो उत्तर होगा वो स्टोन हो जाएगा। ये बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 और ओल्ड NCERT से लिया गया है ये। तो ये 11 का उत्तर हो जाएगा सी। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके पहले एक दो बात फ्रेंड्स, आप अगर इस बार BPSC 69th वाले एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इस पर डेली आपको BPSC 69वीं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा और इसके प्रिपरेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर टेस्ट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हो या फिर जो टेस्ट हो, ये हम लोग आयोजित करते हैं। आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 12 पे। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, बहुत प्रसिद्ध है ये। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस गिव्स ईयर वाइज अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ विच डायनेस्टी यू कैन से। सो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक के साथ है, किस शासक के बारे में ये ईयर वाइज बताता है। सो आंसर हो जाएगा खारवेल ऑफ कलिंग। कलिंग के राजा खारवेल के बारे में। कलिंग कहाँ है तो आप जानते हैं उड़ीसा में है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ओल्ड NCERT से लिया गया था और इस क्वेश्चन को UPPSC ने अपने प्रीलिम्स 2018 में किया हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक के शासनकाल का ईयर वाइज वर्णन है तो ये है कलिंग के शासक खारवेल का ईयर वाइज वर्णन देखने को मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो एक चीज़ आप बताइएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख से एक बहुत बड़े शासक के बारे में भी पता चलता है। तो बताइएगा कि वो शासक कौन है जिनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि चैप्टर 3 क्लास 11 और ओल्ड NCERT से लिया गया है। ये तो मेंशनड ही है, ब्रैकेट में ये भी मेंशनड है कि UPPSC के जो प्रीलिम्स हुए हैं 2018 वाले, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बैकग्राउंड से कभी कभी कुछ साउंड आते हैं फ्रेंड्स, पर बहुत कोशिश की जाती है कि इस पे वीडियो पे प्रभाव ना पड़े। फिर भी अगर हम लोग क्लासरूम में भी रहते हैं तो ऐसा कुछ साउंड्स आता है, इसे हम लोग मैनेज करते हैं। सो होप कि आप इसे मैनेज कर लेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे जो कि एपिग्राफिस्ट्स के बारे में बोल रहा है। द ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफ इंडिया which contains the largest number of inscriptions is located at which of the following places। इसमें से किस जगह पे चीफ एपिग्राफिस्ट का ऑफिस हुआ करता था। चैप्टर 3 है क्लास 11 ओल्ड NCERT से। ए कोलकाता, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई, डी मैसूर। उत्तर हो जाएगा आपका डी मैसूर। तो ये इन सब तरह के तथ्य जनरली कवर नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, और इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक्स कवर नहीं कर पाते हैं उनको हम किस तरह से ला पाएँ। साथ ही साथ में आपके पास कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स के लिए हो जाते हैं। तो आप ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे।
With reference to the cultural history of India, what is the significance of Cope's inscriptionum indicarum? क्या भारत के संस्कृति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या महत्व है कॉप्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम का? पहला, ये चैप्टर 3 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। जो पहला ऑप्शन है ए, वो कह रहा है इट इज़ अ सीरीज ऑफ कलेक्शन containing inscriptions belonging to Maurya, post-Maurya and Gupta times. The second one is it is collection of inscription containing history of ancient and medieval in India. C, it is a series of collection containing inscriptions belonging to the Maurya Empire Ashoka, and the D, it is Museum of London. But the right answer is it is number A, जिसमें मौर्य, पोस्ट मौर्य इन सब का कलेक्शंस है। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चैप्टर 3 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। दो कथन दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एन एपिग्राफिस्ट कैन डिसिफर मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री अप टू अबाउट 7th century AD इफ़ ही हैड केयरफुली लर्नड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लिपि को अगर किसी ने जाना है तो वो 7वीं शताब्दी तक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकता है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाज प्रिवलेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो आप जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा जाता था। तो सेकेंड तो आपका रॉन्ग है, लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा जो अपोजिट लिखा जाता था। सो अब ऑप्शन पे आते हैं। ए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, एंड द डी, नाइदर वन नॉर टू। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। द आंसर इज़ ए, ओनली वन, ये आपका सही उत्तर होगा। एपिग्राफिस्ट किसको बोलते हो आप जानते हैं, जो रीड करते हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह को, इनके कोड को तोड़ पाते हैं। और ये ब्राह्मी लिपि में अगर कोई ब्राह्मी लिपि जानता हो तो वो 7वीं शताब्दी तक की चीज़ों को पढ़ सकता है, क्योंकि इस समय तक ब्राह्मी लिपि के लिखे हुए कई सारे स्रोत, कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो ये 15th का नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर तो खैर रॉन्ग ही है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही गलत है। हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ये सही है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। चैप्टर 3 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है। पहला लाइन कह रहा है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू अबाउट 2500 BC। तो ये हम लोग जानते हैं कि 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो माना जाता है अर्लीस्ट हड़प्पा काल के लिए। तो पहला लाइन तो सही है। सेकेंड पे आते हैं अशोका इंस्क्रिप्शंस वेयर इनग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप इसके पहले कहीं क्वेश्चंस देखे होंगे तो हम लोगों ने मेंशन किया था कि जो खरोष्ठी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो लेफ्ट टू राइट में इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी लिपि का सही है। द थर्ड वन इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड सो फार वेयर इशूड बाय हड़प्पन्स इन इंडिया। अभी तक के सबसे जो प्राचीन निकल करके आते हैं तो इसमें हड़प्पा संस्कृति के जो लेख है उसके बारे में ये सबसे पुराने में हम लोग हड़प्पा के पास जाते हैं। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे जो गिरनार रॉक के बारे में है। द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट रिपेयर ऑफ सुदर्शन झील वाज अंडरटेकन बाय द रूलर्स ऑफ वेरियस डायनेसिटीज़। सुदर्शन झील अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सुदर्शन झील के बारे में हमें बहुत डिटेल्स में चीज़ों को समझ लेनी चाहिए, इससे प्रायः क्वेश्चन बनते रहते हैं। वाज अंडरटेकन बाय द रूलर ऑफ वेरियस डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, द किंग ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वेर एसोसिएटेड विद गिरनार रॉक डिस्क्रिप्शंस। किसके बारे में इंस्क्रिप्शंस से कौन कौन डायनेस्टी जुड़े हुए हैं। मौर्य एम्पायर तो जुड़ा ही हुआ है, शक एम्पायर, गुप्ता एम्पायर ये है, और कुषाण डायनेस्टी का संबंध इससे नहीं है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी से पूछा गया है। कोर्स में ये है 1 2 3
बी है 2, 3, 4, सी है 1 to 4 और डी है ऑल ऑफ दीज। तो सुदर्शन झील से जुड़े हुए जो फैक्ट्स आते हैं उसमें मौर्य एम्पायर, शक वंश और गुप्ता वंश का संबंध देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें आप फोकस्ड कीजिएगा। जो कीवर्ड है हमारा वो है सुदर्शन झील। सो सुदर्शन झील के बारे में, इसको निर्माण कराना, पुनर्निर्माण कराना, इसके बगल में गिरनार अभिलेख है, उस पर किस राजा के बारे में वर्णन है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एनिशियंट हिस्ट्री के दृष्टि से और कई बार एग्जाम्स में से पूछे भी गए हैं। सो ये थे गिरनार अभिलेख से जुड़े क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि इंस्क्रिप्शन से ही जुड़ा हुआ है। सो हिस्टोरिकल पार्ट्स के लिए कौन कौन से कंटेंट इम्पोर्टेंट है और उस पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इसी के ऊपर हम ये इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और हम लोग इसमें चैप्टर वाइज, क्लास वाइज और ये एनसीईआरटी का कौन सा रूप है इसके ऊपर भी कर रहे हैं चर्चा। तो ये याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चंस में हम लोगों ने चर्चा किया है गिरनार चट्टान के बारे में और गिरनार झील के बारे में, और इसमें हम लोगों ने देखा था इसका संबंध किस वंश के साथ है। ऑप्शन ए 1 to 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1 to 4 और डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर हम लोग को इसमें से चुनना था। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 18 और बात कर रहा है इलाहाबाद पिलर के लिए। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस हेल्प्ड इन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स और एम्पायर्स ऑफ एनिशियंट एंड मेडाइवल इंडिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो इलाहाबाद पिलर के बारे में कह रहा है। इसका इंस्क्रिप्शन में जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हेल्प्ड इन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। लिया गया है ये चैप्टर 7 क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी से, और ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2016 में पूछे गए थे। अब यहाँ पे ऑप्शन है ए मौर्य एम्पायर, 2 गुप्ता एम्पायर, सी दिल्ली सल्तनत, 4 मुग़ल एम्पायर। तो 1 to 4 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। इलाहाबाद पिलर का संबंध किससे है, तो मौर्य एम्पायर के साथ है, गुप्ता एम्पायर के साथ है और मुग़ल पीरियड के साथ है, लेकिन इसका कोई भी संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। लिया गया था क्लास 6 से ये क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी से, और ये पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ के प्रीलिम्स 2016 में। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और अभी हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री के जो साक्ष्य है, इंस्क्रिप्शन स्पेशली इनके ऊपर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी तो आप डेफिनेटली इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में भी ये देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स जो लोग किए हुए थे उन्हें भी दिक्कतें आई थी, जिनका एनसीईआरटी कवर नहीं था उनके ऊपर। तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी कवर करेंगे और करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपके साथ चर्चा। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। विथ रेफरेंस टू लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। चैप्टर 2 क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी। सो द फर्स्ट लाइन इज द कंटेंट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस only projects the perspective of the persons who commissioned them। तो पहला कह रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसका कंटेंट केवल उस व्यक्ति के जो शासन कर रहा है उनके उद्देश्य और कार्यक्रम को, उनके उद्देश्य को बताता है, पहला लाइन। दूसरा लाइन कह रहा है हिस्टोरी रिगार्डिंग सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इज ऑफन मिसिंग इन द इंस्क्रिप्शंस। प्रायः इस इंस्क्रिप्शंस में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन नहीं देखने को मिलता है, उनके इतिहास के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज एज ऑल ऑफ देम वेयर रिकॉर्डेड ऑन as all of them were recorded on traceable materials which provided scope for alterations। क्वेश्चन था कि लिमिटेशंस क्या है इंस्क्रिप्शंस का, वो बताना था, मीन्स कमियां क्या है या कहाँ तक ये सीमित हो जाता है ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 तो रॉन्ग है।
1 और 2 राइट है तो आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चैप्टर 2 क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। कॉलम को मैच करना है। लिस्ट 1 है टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस और लिस्ट 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिस्ट 1 में ए में है वोटिव, बी है रॉयल, सी है यूलोजी, डी है डोनेटिव। और इधर सेकंड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है पहला हाईलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ कॉन्करर्स एंड रूलर्स। सेकेंड वन इज गिफ्ट्स ऑफ मनी एंड कैटल बाय आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और डिक्री इशूड बाय द किंग्स एंड प्रिंसेस। सो यूलोजी का तो 1 हो जाएगा। डोनेटिव मतलब गिफ्ट्स ऑफ मनी एंड कैटल बाय आर्टिसियंस दिया जाता था। तो इस आधार पे आप उत्तर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने किया एनसीईआरटी के ऊपर चर्चा, और एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है ये आपने देखा होगा इस वीडियो के जरिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप जुड़ जाइए चैनल से सब्सक्राइब करके, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स के साथ हम आपके साथ आएंगे। लिंक में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के का, जो आपको कवर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, और ऐसे ही जितने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो आपको कवर करने चाहिए, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और हम मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण प्रॉब्लम हुआ हो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। स्क्रीन पे तो क्वेश्चंस लिखे मिल ही रहे थे। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।